उसके बाद किसकी थ्योरी थी? आ जाइए। हाइजेंस का प्रिंसिपल याद है? क्या था उसमें? वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट था ना, वेवलेट्स, और वेवलेट्स का हर पॉइंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टेंस। उसमें दो हमने पढ़ा था, प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे। और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़े थे। बताओ टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में कोई भी रे ऑफ लाइट पे वेव फ्रंट क्या होता है? रे ऑफ लाइट पे वेव फ्रंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये आपको बताया गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक प्रिज्म से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, अगर प्रिज्म से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी तो वेव फ्रंट कैसे जाएगा? सीधा? या ऐसे मुड़ेगा? तो इसमें वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्पेरिकल। ठीक है, ठीक है ना। अगर प्रिज्म से लाइट जाएगा, अगर प्रिज्म से लाइट ऐसे जाएगा तो इसका वेव फ्रंट ऐसे है। अगर समझ रहे हो ना, जिस तरह से जाएगा उस तरह से, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे बाहर निकलेगा वेव फ्रंट। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, जिसमें हमने आपको बताया था, इस तरह का डायग्राम याद करिए, ऐसे था ना, इस तरह से, ये ऐसे करके था, यहाँ नॉर्मल बनाए थे, यहाँ स्पीड कम हो रहा था, ये दो हमने ट्रायंगल बनाया था, ये एंगल और ये एंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके या डायरेक्टली साइन आई बाई साइन आर प्रूफ कर दिए थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अभी आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा। ये वाला मत बनाइएगा डायग्राम, इसको नोट करिए, 1 मिनट में नोट करिए। ये जो लिखा है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? ठीक है, नहीं ये तो रखे रहो, लेकिन साथ में लिखो भी। Two sources of light are said to be coherent if they emit light of same frequency and start with same phase and constant phase difference. तुम थोड़ा उधर बैठ जाओ, तो उधर चले जाओ, उधर चले जाओ एकदम लास्ट, उधर उधर लास्ट। बैग बीच में रखो, बीच में बैग। तुम दोनों आगे आ जाओ, संभवी और तुम दोनों फ्रंट में एकदम, पहला बेंच। थोड़ा इधर हो जाओ, गैप करो, इधर करो गैप। देखो, देखो आपके सामने यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है। ठीक है, लाइट जल रहा है, लाइट से रोशनी आगे जा रही है। यहाँ पर छोटा सा दो स्लिट रखा गया है। स्लिट का मतलब होता है यहाँ से लाइट नहीं जा सकती है, इस ओपनिंग से लाइट अंदर जा सकती है। लाइट अंदर से बाहर गया, लाइट बाहर निकल गया। स्लिट का मतलब ऐसा हो सकता है, एक बार दिखाना, कि जैसे ये स्लिट कब बनता, जब इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा कट करके निकाल दिया, यहाँ से लाइट को भेजेंगे तो लाइट इस एरिया से तो नहीं जाएगा। लाइट किस एरिया से जाएगा बताइए? ये स्लिट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लिट। तो लाइट इसके अंदर से जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट गया, अब यहाँ पर जब लाइट पहुँचा है तो लाइट यहाँ पहुँच गया लाइट। अब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा, दो जगह से लाइट बाहर निकलेगा, इधर से और इधर से। ठीक है, जो लाइट आगे जा रहा है, ये जो वेव है, ये वेव 1 मान लो, और ये वेव 2, दो लाइट के वेव हो गए। सोर्स एक था, लाइट का सोर्स एक है, लेकिन यहां पर दो वेव बन गए। ये दोनों वेव कोहेरेंट कब होंगे? ध्यान से सुनना, आता है क्वेश्चन। ये दोनों वेव कोहेरेंट कहलाएंगे जब
दे इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे जो लाइट जा रहा है इस लाइट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे बताओ तो यहां से यहां 1 सेकेंड अगर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यहां से यहां एक फ्रीक्वेंसी 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में, ध्यान से, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 2। तो बताओ कोहेरेंट सोर्स होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दोनों की क्या सेम होनी चाहिए, जिस, अब सोर्स तो एक ही है, तो जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरा, स्टार्ट विथ सेम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब इसका फेज अगर ऊपर है तो यहाँ का पार्टिकल का फेज भी ऊपर है, इस पार्टिकल का नीचे तो नीचे, ये फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो यहाँ का पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, यहाँ का पार्टिकल जब नीचे आएगा तो यहाँ का पार्टिकल भी नीचे आएगा। तो दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से लाइट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइट गया ऐसे करके, यहाँ पहुंचा, तो ये मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x। तो ये पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पाथ, पाथ डिफरेंस। एक टर्म अभी पढ़ोगे फेज डिफरेंस, जो मैं समझाऊंगा। फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस इनटू 2 पाई/लैम्डा, बताएंगे थोड़ी देर में। तो अगर यही जीरो है, मतलब ये अगर x है तो ये x है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो ये चीज अगर जीरो हो गया तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो बोलो, याद हो गया तुम लोग को, कोहेरेंट सोर्स किसको कहेंगे, जब दो सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम या फिर जीरो, सेम या फिर जीरो। तो ये आपका हो गया कौन सा सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, इंटरफेरेंस पढ़ना है। जैसे आपने साउंड में पढ़ा था, साउंड में इंटरफेरेंस पढ़े थे हम लोग। इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले सुपर पोजिशन पढ़ना है। अभी देखो एक्चुअली में इंटरफेरेंस क्या होता है, इधर देखो सभी कोई समझ में आएगा। यहाँ से बल्ब को जलाया जा रहा है, बल्ब से रोशनी बाहर जा रही है, लाइट, लाइट यहाँ पहुंची, लाइट ऐसे करके आगे जाएगा, मतलब ऐसे करके, समझ रहे हो, लाइट तो इस तरह से पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, लाइट इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर क्या ये दोनों सोर्स जो होंगे कोहेरेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो जब ये दो सोर्स का सुपर पोजिशन होगा, जो लाइट यहाँ से निकलेगी, जो लाइट यहाँ से निकलेगी, जब इसका सुपर पोजिशन होगा तो कहीं कहीं ब्राइट लाइट बनेगी, कहीं कहीं डार्क लाइट बनेगी, इसको बोलते हैं फ्रिंज। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज। तो साउंड में भी हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस होता है, लाइट में भी हम पढ़ रहे हैं कि इंटरफेरेंस होता है। और जहां इंटरफेरेंस होता है उससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि जिसका इंटरफेरेंस होता है वो चीज क्या कहलाती है, वेव। तो लाइट है क्या, बताइए, लाइट क्या है, बोलिए, कैसे मालूम चला, किस एक्सपेरिमेंट से, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब यहां से भी लाइट गया, यहां से भी लाइट गया, कहीं पर ब्राइट लाइट बन गया, कहीं पर डार्क लाइट बन गया। देखो ये जो चमक रहा है ये ब्राइट है, और जहां चमक नहीं रहा उसको क्या बोलेंगे, डार्क। इसको पढ़ते हैं फ्रिंज। क्या पढ़ते हैं इसको, फ्रिंज। ठीक है, जितने ब्राइट बनते उतने डार्क बनते। तो इंटरफेरेंस का एक एक्सपेरिमेंट तुम देख सकते हो, मैं तुमको दिखाता हूँ रियलिस्टिक एग्जांपल इसका। दो लाइट वेव का इंटरफेरेंस का देखो कैसा होता है, प्रैक्टिकल देखो। ये स्कूल वगैरह में नहीं कराया जाता है क्योंकि ये अच्छा प्रैक्टिकल है, बहुत सारे इसके लिए क्राइटेरिया चाहिए। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये क्या होता है, ध्यान से देखो, ये स्लिट कहलाएगा, स्लिट से लाइट आगे जाएगा, लाइट आगे जाएगा, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। यहां पर स्क्रीन में कहीं पर डार्क लाइट बनेगा, कहीं पर ब्राइट लाइट बनेगा, देखना कैसे। अभी दोनों का सुपर पोजिशन नहीं हुआ है,
सुपरपोजिशन समझते हो, दोनों का मिलना। तो देखो जब दो मिले तो एक लाइन तुमको दिखाई दे रही ना ब्लैक ब्लैक वाली, तो ये डार्क फ्रिंज है, और जहां ब्लैक लाइन नहीं दिखाई दे रही है वो ब्राइट फ्रिंज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कहीं पर ज्यादा लाइट बन रहा है तो कहीं पर जीरो लाइट बन रहा है, लाइट नया नहीं बन रहा है, समझे? लाइट अगर 100 जा रहा है यहां से, मान लो 100 लाइट गया है, तो कहीं पर अगर मान लो 200 बन रहा है तो कहीं पर क्या बन रहा है, जीरो। जैसे यहां से 100 गया, यहां से 100 गया, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नया लाइट बन जाएगा, लाइट नया कहाँ से बनेगा, जितना गया उतना ही बनेगा। इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो एक बात बताइए, जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आ जाओ, चलो इसका आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन कंसेप्ट बिना लिखे बताओ। हाइजेंस वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक। हाइजेंस अपने वेव थ्योरी से इंटरफेरेंस बता दिया है, डिफ्रैक्शन बताया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने प्रूफ नहीं किया है, करवा देंगे, ये तीनों प्रूफ करवाएंगे। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कौन बताया था बताओ तो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सवेल। इससे क्या पता चला था, कोई बता सकता है? इससे क्या पता चला था? लाइट का कौन सा नेचर है? लाइट का पार्टिकल है, लाइट में पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये कौन से नेचर से पता चला, कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला? हाँ, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर मतलब लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स का नाम क्या पढ़े हो तुम, क्या कहते हैं उसको? फोटोन्स। फोटोन्स क्या कैरी करता है? एनर्जी प्लस मोमेंटम। आ जाओ, फोटोन्स प्लस, ठीक है। तो आपने नोट्स में ये चीज लिख लो कि हाइजेंस ने अपने वेव थ्योरी में क्या क्या एक्सप्लेन किया था, बताओ क्या नहीं किया था। फोटो इलेक्ट्रिक क्या क्या किया था, लिखो लिखो, आता है, शॉर्ट में लिख लो जल्दी। तो लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर। डुअल का मतलब दो, लिख लो, लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल का मतलब दो। कौन कौन से दो नेचर होते हैं? पहला होता है वेव और दूसरा होता है पार्टिकल। न्यूटन बता करके गए थे कि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन आगे जाके पता चला कि लाइट का डुअल नेचर होता है। पार्टिकल तो होते ही है, साथ साथ ये भी होता है, वेव भी होता है। और ये वेव नेचर किससे मालूम चला, कौन से एक्सपेरिमेंट से? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो यही दो पे हुआ है। यही दोनों का एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आता है, ये प्रैक्टिकली है। चलो हो गया क्या, लिखो जल्दी से। So photoelectric effect is not explained by Huygens wave theory. It is explained by Maxwell, and with photoelectric effect, the particle nature of light is पता चला था। लाइट का पार्टिकल नेचर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चल गया था, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ तो थोड़ा, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो रहता है। इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है बताइए, अभी बताया आपको। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। कहीं पर ज्यादा ब्राइट लाइट बन रहा है और कहीं पर क्या बन रहा है, डार्क। फ्रिंज बन रहे थे बताए ना, कहीं पर ब्राइट बन रहा है, कहीं पर डार्क बन रहा है, फिर ब्राइट बन रहा है, फिर डार्क बन रहा है। तो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इंटरफेरेंस से क्या मालूम चल गया है, एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट वेरी विथ टाइम। क्या बोल रहे हो?
रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन समय के साथ चेंज होगा क्या? अपने आप तो चेंज नहीं होगा, जब तक सोर्स रहेगा तब तक तो वैसे ही रहेगा। सोर्स क्या दिया इसका, देखो तो आंसर 2 देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो तो यहीं पर है कंसेप्ट एप्लीकेशन, पहला क्वेश्चन नंबर 5। सेकेंड ही है ना, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा ना, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, जब तक लाइट आते रहेगा तब तक वैसे ही रहेगा। मतलब क्या, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इधर देखो, यहाँ देखो सभी को, ये दोनों कैसे सोर्स है, कोहेरेंट। लाइट यहाँ से आगे जा रहा है, अभी दोनों मिले नहीं है, सुपर पोजिशन नहीं हुआ है, तो देखो कहीं ब्लैक लग रहा है, कुछ स्पॉट नहीं दिखाई दे रहा। अब दोनों जब मिल गए, दो सुपर पोजिशन हुआ, तो लाइन तुमको दिखाई देने लगी, तो ये फ्रिंजेस है। तो ये समय के साथ चेंज नहीं करेगा, ये समय के साथ चेंज नहीं करेगा, जब तक ये आते रहेगा तब तक ये बनते रहेगा, समय के साथ चेंज नहीं करेगा। तो ये भी आंसर हो गया। अच्छा इसका आंसर बताओ तो, कल पढ़ाए थे ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन। ये कौन सा मिरर है बताओ? सोचो थोड़ा सा, 1 मिनट। बताओ ये क्या बनाया गया है, इसको क्या बोलेंगे भाई? कल पढ़ाए थे ना, वेव फ्रंट, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट इस पे परपेंडिकुलर होती है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। आप बताइए कोई रे पैरेलल जाती है तो कहाँ मिलती है? फोकस पे, ठीक है। तो ये बाहर जाती हुई रे है, तो ये फोकस हो गया। तो हमें तो बनाना क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, ऐसा बनते जाएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का, ये देखो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, बना लोगे। फिर से देखो ये क्या है बताओ, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे क्या पैरेलल होती है, वेव फ्रंट और ये आपस में क्या होते हैं, कौन दो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो भाई अगर पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होता है, फोकस से। तो ये रे को आगे बढ़ा दो ऐसे, ये फोकस हो गया, इस पे ऐसे करके गोला बनाते जाओ, तो बीच से यहाँ पर ऐसा रब कर दो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? तो ये जो वेव फ्रंट बना है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया ना। चलिए अब आज का लिखना है आप लोग को, ये लिख लिए क्या? लिखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिना, इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब होता है इंटरफेरेंस तो क्या होता है, देखो दो लाइट सोर्स मिलती है, कंबाइन होती है, और नया जो रिजल्टिंग वेव बनाती है वो या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है या तो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्राइट इमेज, ब्राइट लाइट, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डार्क लाइट। तुमको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, लाइट यहाँ से आ रही थी, यहाँ सुपरपोजिशन होना स्टार्ट हो गया, ऐसे करके यहाँ निकला, दूसरा कहाँ निकलेगा, ऐसे। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये आगे जाएंगे ऐसे, और इससे भी आगे जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये कट रहा है, देखो जहाँ जहाँ ये सब मैच हो रहे हैं, तो वहाँ डार्क बन जाएगा, जहाँ कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा, इस तरह से। जहाँ ब्राइट बन रहा है वो कंस्ट्रक्टिव, जहाँ डार्क बन रहा है वो क्या, डिस्ट्रक्टिव। और ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। लिख लिए।
तो आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह, तो लिख देना ये इंटरफेरेंस का ये डेफिनेशन। इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर एनर्जी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है बताओ तो? पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया। यहाँ सामने रखने से ज्यादा इंटेंसिटी होगा, दूर रखने से इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट, तुम लोग जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशंस करेंगे, जो 3 नंबर का डेरिवेशन आता है, ठीक है। कोहेरेंट लाइन्स, इसको ऐड कर देना। इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया, पावर बाय। अब चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है डेरिवेशन करने वाले हैं इंटरफेरेंस का, क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। पहले समझ लो फिर लिखना। इधर देखो, मान लो तुम्हारे पास दो वेव है, ये पहला वेव, ये दूसरा, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ तो? इसकी एम्पलीट्यूड क्या है? ए क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो वेव है, एक वेव ऐसा है तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, इधर देखो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये मान लो दूसरा वेव है, ये दूसरा वेव ऐसा आया है, तो इसकी ये वाली क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड सेकेंड वेव की। दोनों का इंटरफेरेंस होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो सुपर इम्पोज होंगे, दोनों जुड़ते हैं। तो नियम कानून बना हुआ कैसे जुड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर x क्या कहलाता है? तुमने y करके पढ़ा होगा, y1 y2, मैं x करके बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ओमेगा क्या कहलाता है? दो वेव की कॉमन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, कॉमन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई क्या दिखाता है? इन दोनों के बीच का इनिशियल फेस डिफरेंस। लिखो यहां तक जल्दी, जल्दी से लिखो इसको। तुम लोग लिख लो, ये तुम्हारे नोट्स में प्रॉपर नहीं है, पुराना नोट्स है ये, अपडेटेड है, उसमें बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा है। लिखो लिखो, ये आएगा 3 नंबर का डेरिवेशन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आएगा। जब तुम बुक खोलोगे तुम्हारे स्टेट बोर्ड वाले में भी देखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। तो दो वेव है, दो वेव का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। दोनों का सुपर पोजिशन करेंगे। सुपर पोजिशन करना मतलब दोनों को जोड़ना। A1 कहलाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, ये, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये आपका होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। टाइम पीरियड को 2π से डिवाइड, 2π को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है। दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉमन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कॉमन है, कोहेरेंट सोर्स है ना,
सोर्स कैसा है, कोहेरेंट है। और फेज डिफरेंस भी क्या है, कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं होगा समय के साथ, तभी ये दोनों कोहेरेंट कहलाएंगे। कोहेरेंट के लिए दो कंडीशन कौन सा बताया, एक फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दूसरा फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हो गया ये दोनों, हो गया ना। अब देखो, अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है, थोड़ा मैथ्स लगाएंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रूल लगाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों को जोड़ दो। तो ये देखो, ये a1 साइन ओमेगा और ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला लगा दिए। अब बताओ, इसमें साइन ओमेगा टी यहाँ है, साइन ओमेगा टी यहाँ है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, a1 a2 कॉस फाइव, इधर कॉस ओमेगा टी, नोट करो। क्या चीज कॉमन लिया बताइए, साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, देखो दोनों जगह साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, a1 और a2 तो कांस्टेंट है ना, a1 a2 को कहते क्या है, किसका एम्पलीट्यूड है, और cos फाई क्या है, फाई क्या फेज डिफरेंस है, वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे सामने तीन कांस्टेंट है, a1 भी है, a2 भी है, फाई भी है। तो हम ये तीन कांस्टेंट को हटा करके एक सिंपल कांस्टेंट मान लेंगे अभी, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, लिखो भाई लिखो, ये आएगा, लिखा करो, ऐसे खाली क्यों बैठे हो। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दो वेव का सुपरपोजिशन, दो वेव का इंटरफेरेंस। यहाँ बैठ गए तुम लोग, क्या हो गया। एक काम करो, तुम लोग एक साथ मत बैठो, बात बहुत ज्यादा हो जाता है। बेटा तुम इधर उठ जाओ, इधर कहाँ बैठोगे, टूटा हुआ है बेंच, मैं ठीक कर देता हूँ। कहाँ बैठेगी? खुशी, तुम एक बेंच आगे शिफ्ट हो जाओ। कौन बैठे है? कहाँ बैठे हैं? जब आएंगे तो हट जाना, अभी ये पीरियड में, इसके बाद वाले में आ जाना, अभी बैठ जाओ। चलो थोड़ा सा घसको उधर, अच्छे से बैठो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ये एक कांस्टेंट टर्म था, इस कांस्टेंट को मैंने क्या किया, एक सिंपल एक टर्म से मैथमेटिकली हमको इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए ये चीज एजम्पशन किया गया है कि ये दोनों को हम क्या ले लेंगे, ए आर कॉस थीटा ले लेंगे, और इसको क्या ले लेंगे, ए आर साइन थीटा, ताकि हमारा चीज जो हमने जो यहाँ पर माना है ना, ये इतनी बड़ी जो है, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बोलो, ए आर कॉस थीटा, और इसको क्या मान लेंगे, ए आर साइन थीटा। तो आप देखिए, इसके जगह में क्या लिखना था बताइए, बोलिए, क्या लिखना था, ए आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या, कॉस थीटा, थीटा क्या है मैं बताऊंगा, प्लस इसके जगह में क्या लिखना है, ए आर साइन थीटा, ठीक है। तो अभी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो, इसके जगह अगर हम पुट कर देंगे ऐसे, तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगा वो बनेगा, देखो, अभी सिंपल ये मैथ्स का एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, देखो, ए आर दोनों जगह है, ए आर दोनों जगह है, ए आर को कॉमन ले लेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। ये थीटा क्या है मैं आपको बताऊंगा, लिखो। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए आर
अभी निकाल देंगे, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो स्क्वायरिंग और एडिंग करो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ ए आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ स्क्वायरिंग और एडिंग करो तो ए आर निकल जाएगा। स्टेप से देखो, ऐसे याद करना है, इसमें कुछ समझना नहीं है। आप किसी भी बुक में देखोगे तो यही माना गया है। ये जो इतनी बड़ी वेरिएबल है इसको क्या मान लिया गया है बताइए, ए आर कॉस थीटा। तो फाई और थीटा सेम नहीं है। फाई क्या है बताइए तो, फाई फेज डिफरेंस है, थीटा फेज डिफरेंस नहीं है, एंगल है। और वो थीटा हम कैसे निकालते हैं, जैसे टेन थीटा हम लोग निकालते थे ना, वाई अपॉन एक्स, दो वेक्टर अगर रहता था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा ए आर ब्रैकेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। व्हाट इज ए आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ए आर क्या कहलाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेव है। और फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। और एक्स टी क्या है, एक्स टी क्या है बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव। लिख लिए, हाँ ठीक। चलो, ये हो गया यहां तक। अभी देखो आगे, अब आपको क्या करना है, स्टेप्स है फॉलो करना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग किसको करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इधर देखो, इक्वेशन 1 कौन सा है, ये, इसको स्क्वायर करके ऐड करने आता है, बताओ तो क्या होगा स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो, यहाँ ए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ ए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ क्या होती है, 1 होती है। तो मैं वही यहाँ पर किया हूँ, यहाँ पर मैं वही किया हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, हमें इधर भी स्क्वायरिंग और एडिंग करना है। तो आप देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, साइन ए टू का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ तो, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, बोलिए क्या मिला यहाँ पर, 2a1 a2 कॉस 5, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमको क्या मिल गया, ए आर स्क्वायर। तो बताइए ए इसके जगह में क्या लिख सकते थे, 1। तो ए आर का फॉर्मूला क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, रूट अंडर, बोलो, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। तो कहने का मतलब हमने क्या डिराइव कर दिया, कि अगर हमारे पास एक वेव है ऐसा और दूसरा वेव है ऐसा, तो इसके बीच का फेज डिफरेंस है 5। इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो दोनों मिल करके कितना बनाएगा, ए आर कैसे निकालोगे बोलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। ये फाई कैसे निकालते हैं मैं सिखा दूंगा, ये फाई को क्या बोलते हैं बताओ, फेज डिफरेंस। और थीटा क्या था, दो वेव के बीच का एंगल, वो भी निकालने का फॉर्मूला होता है, नोट करो इसको। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा, स्टेट बोर्ड में भी आएगा डेरिवेशन।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सबसे पहला x इज इक्वल टू क्या माने थे, x1 a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या था a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, फिर कौन सा थ्योरम लगाया, सुपरपोजिशन थ्योरम। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फिर ये एजम्पशन माना गया है, आपको भी मानना है। क्या एजम्पशन था, बोलिए, ए वन प्लस ए टू कॉस 5, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी फिक्स रहता है, वेव का चेंज नहीं होता, ये भी फिक्स रहता है। तो इन सबको हम एक कॉमन टर्म से डिनोट करते हैं, बुक में भी ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो तुम भी ऐसे याद रखना, इसको ए आर कॉस थीटा के टर्म में लिखना, ताकि मैथमेटिकली ये हमको सॉल्व कर पाए। तो देखो यहाँ पर मैथमेटिकली सॉल्व हो गया, तो टोटल जो आएगा डिस्प्लेसमेंट वो क्या आएगा, इस तरह से आएगा। अब देखो, तो हमारे पास बताओ ए आर का क्या फॉर्मूला आया है, बोलो बोलो जल्दी से, रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस 5, यही आया है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला आया है, तो इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तुम खुद सोचो, अगर दो वेव इस तरह से मिलती है, एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव इस तरह से मिलता है, तो इसका जब प्लस है, इसका क्या है माइनस, तो ये दोनों जुड़ेगा, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, सीधा जीरो। तो इसका प्लस इसके माइनस को कैंसल, इसका माइनस इसके प्लस को कैंसल, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि फेज डिफरेंस देखो ना, फेज डिफरेंस सेम है, लेकिन जब ये प्लस हो रहा है तो ये क्या है, माइनस, तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा। ऐसे ही मान लो दो वेव है, एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव है यहां से, तो इसका A1 है, इसका क्या है A2 है, तो ये दोनों मिल करके तो बड़ा ही बनेगा ना। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, इसी लाइन में ये भी खत्म हो रहा है, इसी लाइन में ये स्टार्ट हो रहा है, तो फेज डिफरेंस दोनों का क्या है, जीरो। फेज डिफरेंस दोनों का क्या है, जीरो। एक आगे है और एक पीछे है, तो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यही है फेज डिफरेंस। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक वेव ऐसा है और ये दूसरा वेव है, तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो देखो, तो ये भले A1 है और ये भले A2 है, पर फेज डिफरेंस दोनों का क्या है, जीरो।
पाथ डिफरेंस ही नहीं है, जितना पाथ ये चला उतना पाथ ये चला, तो फेस डिफरेंस भी क्या होगा, सेम रहेगा, फेस डिफरेंस भी कुछ नहीं बनेगा। हाँ डार्क बनता है, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। हाँ भाई, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, cos फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, +1। जब +1 होगा इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि cos। तो आप बताइए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब फेस डिफरेंस कितना हो, 0 डिग्री का हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटर, तो इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला, और मिनिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का बनेगा और एक मिनिमम का बनेगा। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने बोलेगा तो प्लस लिख देना, अगर मिनिमम निकालने बोलेगा तो क्या लिख देना, माइनस। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको। तो जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलेगा तो यहाँ प्लस, और जब मिनिमम बोलेगा तो यहाँ क्या लिखना, माइनस। अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो cos फाई जो टर्म है वही वही बताएगा कि तुम्हारा इंटरफेरेंस जो है, जो सुपरपोजिशन हो रहा है, वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही मतलब मिनिमम, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो मैक्सिमम में प्लस फॉर्मूला लिखना है और मिनिमम में क्या लिखना है, माइनस। नोट कर लो इसको, मैक्सिमम में प्लस, मिनिमम में माइनस। हो गया, ये हो गया ना, जल्दी लिखो यार तुम लोग। तो इसको समराइज करके लिख लो, दो फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का, 1 नंबर और 2 नंबर, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, अब देखो, टॉपिक है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से देखो इधर, इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का नहीं होता, एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर। ये तुमको कोई नहीं बताएगा कि क्यों होता है, ये रिलेशन है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब इंटेंसिटी क्या होता है वो समझ लो। जैसे ये बल्ब है, बल्ब से रोशनी निकलेगा बाहर, जब तुम अपने हाथ को यहाँ रखोगे तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा यहाँ पर है, यही हाथ को जब यहाँ ले जाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। वही इंटेंसिटी। तो अभी मैंने आपको जो डेरिवेशन करवाया था उसमें यही लिखा था ना, यहाँ प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, लेकिन उस समय कॉस फाई नहीं होगा। जैसे आपने फॉर्मूला जो अभी लिखा था उसमें कॉस फाई नहीं है ना, तो प्लस और माइनस। तो मेन फॉर्मूला तो यही है ना, यही है मेन फॉर्मूला। तो बताइए, ए स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकते हैं, बोलिए। ए स्क्वायर के जगह में आई लिख सकते हैं, तो यहाँ ए आर है तो यहाँ क्या लिखना होगा, आई आर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर है तो I1, A2 स्क्वायर है तो I2। A1 कितना होता, AR कितना होता, अगर इससे आप कंपेयर करते तो रूट अंडर होता ना, तो I1 I2 cos फाई। नोट करो इसको।
ये वो मत बनाना, वो समझने के लिए। जल्दी जल्दी लिखो, क्वेश्चन करवाने। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी? बोलिए। I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव। अगर मैक्सिमम बोलेगा तो cos फाइव प्लस लेना 1, मिनिमम बोलेगा तो cos फाइव क्या लेना, -1। चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब देखो आई आर मैक्सिमम कब होगा, जब यहां पर क्या साइन होगा, प्लस। आई आर मिनिमम कब होगा, जब यहां पर क्या साइन होगा, माइनस। कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे मान लो दो वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कॉस फाइव। ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, प्लस टू ए स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 + cos फाइव आएगा। 1 + cos फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos फाइव का फॉर्मूला होता है, देखो, 2 cos² 5/2, ये आपको याद रखना है। 1 + cos फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² 5/2। तो इसके जगह पुट कर देंगे, तो देखो 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ए स्क्वायर का ए, कॉस स्क्वायर का कॉस, ये हो गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, 2a cos 5/2। कब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, जल्दी बताओ, जब a1 a2 किसके बराबर हो, 1 के बराबर। उसी तरह इंटेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहते कि I1 I2 सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता, कुछ नहीं है, देखो कितना आसान है, सिंपल मैथ्स है। इसके जगह में पुट कर देंगे I0 तो ये क्या बन जाएगा, देखो मैंने कर दिया I0 टू रूट रूट करके क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा। √I0 इंटू √I0 कितना हो जाएगा, ये रूट रूट कट के I0 हो जाएगा cos फाइव। इसमें से भी हम इसको ऐड करते तो 2I0 होता। इसके जगह में क्या लिख सकते बताइए, ये लिख सकते। तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब I1 = I2 = I0। अब क्वेश्चन बनाने हैं, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखो, जनरल फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, I1 I2 2√I1 I2 cos फाइव। मैक्सिमम बोलेगा तो प्लस, मिनिमम बोलेगा तो माइनस। स्पेशल कंडीशन सब लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होते हैं ये फॉर्मूला। ए आर कहलाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रोटेशनल है 11th में तुम लोग का, 12th में रोटेशनल है, और क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, ऑसिलेशन है, थर्मोडायनेमिक है। 5 6 चैप्टर है ना, वही पढ़ा देंगे इसके बाद, ठीक है।
वेव ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर, छोटे छोटे चैप्टर है, 2-2 दिन वाले चैप्टर है। एटम्स न्यूक्लियाई 2-2 3-3 दिन में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो हो गया, हो गया क्या ये? आगे करिए, ये लिखिए यहाँ पर 1 + cos phi = ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। बंद कर दो। ये सेकेंड केस है कि अगर I1 I2 I0 के बराबर है तब क्या होगा। ठीक है, अगर I1 I2 I0 के बराबर है तब क्या होगा फॉर्मूला में, इसमें यहाँ पुट कर दो I0 + I0 + 2I0 cos phi। हो गया। हो गया, करें नेक्स्ट, कर दो पुट यहाँ पर जल्दी से। 2I0 1 + cos phi के जगह में क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 cos square 5/2। 2 कितना होता है 4। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का रेशियो, एम्पलीट्यूड का रेशियो, ये विड्थ कहलाता है, विड्थ ऑफ स्लिट। ये जब तुमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताएंगे तो ये वाला चीज समझा देंगे। अभी तो जान लो इंटेंसिटी I1/I2 क्या होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये याद हो गया ना, I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बोलिए, A²। इसको भूलना मत। ये विड्थ ऑफ द स्लिट होता है, ये थोड़ी देर में पढ़ोगे जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे। सो अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो वेव इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी 10 दिया गया है और फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, तो क्या आंसर होगा देख करके बता दीजिए। 4 × 10 × cos² 30, आंसर आ गया। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा थोड़ा सा और है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख लो फिर करना। ये हो गया क्या, लिख लो इसको, टाइम हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी 1/इंटेंसिटी 2 = एम्पलीट्यूड 1² / एम्पलीट्यूड² 2 विड्थ ऑफ स्लिट 1/विड्थ ऑफ स्लिट 2। ये स्लिट क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। हो गया, लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखिए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखिए I मैक्सिमम बाई I मिनिमम क्या होगा, √अंडर I1 + I2 का होल स्क्वायर, √अंडर I1 - I2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - A2 का होल स्क्वायर।
और एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होता है? लिख लो, एम्पलीट्यूड रेशियो का मतलब होता है A1/A2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंटेंसिटी का, डिराइव करने से या आगे सॉल्व करने से ये फर्दर आ जाता है। तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम क्या होगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही ना? तो देखो ना, रूट है ना ये, तो यहाँ रूट जहाँ आई रहेगा वहाँ क्या लिखना है? ए। ये कहलाता है एम्पलीट्यूड रेशियो। अब आप लोग मॉड्यूल निकालो अपना, मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। निकाले? चलो, जो नहीं लाए हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव, बोलिए। I1/I2 कितना दिया गया? 1/25। तो हम अभी बताए थे ना, आई देखो, आई ए स्क्वायर होता है, यही ना? तो हमें क्या निकालने बोल रहा है? एम्पलीट्यूड का रेशियो बोल रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? √I। तो A1/A2 क्या हो जाएगा? बोलो। √I1/√I2। क्वेश्चन लिख के टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। A1/A2 कितना आएगा? 1/5 आंसर। ठीक है, पेज नंबर लिख लो, कितना पेज नंबर है? हाँ, 95। 95 का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। जो पढ़े उसके न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, ठीक है? चलो, इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। अभी बताए ना आपको, आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? या तो इंटेंसिटी के टर्म में लिखते तो ऐसे लिखते, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया, यानी A1/A2 दिया गया। चलो सॉल्व करके बताओ तो आंसर इसका। मैंने लिख दिया क्या क्या गिवन है, बस आपको सॉल्व करना है। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। A1 कितना दिख रहा है? 3। A2 कितना दिख रहा है? 5। दिख रहा है ना, A1 कितना है? 3, A2 5। पुट करके बताओ आंसर। A1 हो गया 3, A2 हो गया 5। तो ये हो जाएगा कितना? 3 + 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, 8 एरिया 64, 2 का स्क्वायर 4, 6। इसका आंसर होगा आई मैक्स बाई आई मिनिमम क्या होगा? 16/1। नोट करो, ठीक है? तो आप फॉर्मूला भी मालूम है तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट करें, बुक का ही क्वेश्चन है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर कितना है? 95। आप ऐसा लिखो, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व करना सीखो, घर पे लिख लेना क्वेश्चन। आगे करें, नेक्स्ट। चलो, इसमें मैं बताऊंगा नहीं, ट्राई करो, फॉर्मूला दिया गया है, कोशिश करो बन जाएगा। बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। दो बीम है, पहले वाली की इंटेंसिटी कितनी है? I1 I है, I2 क्या है? I2 क्या है बताइए? 4I। और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 5/2। ठीक। और फिर क्या हो रहा है देखो, एंड पाई एट ए पॉइंट बी। तो पहले इंटेंसिटी IA निकालिए, फिर IB निकालिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले IA निकालिए, IA। IA क्या होगा? पहला इंटेंसिटी कितना है? I। दूसरा इंटेंसिटी 4I प्लस 2I इंटू
4i कॉस कितना है, कॉस π/2, ठीक है। कॉस 90 जीरो होता है, तो आई ए कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये चीज जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो है, तो ये हो गया 5i। बताओ आई बी कितना आ रहा, आई बी में भी वही लेना है, क्या होगा बताओ, आई 4i प्लस 2 × i × 4i कॉस कितना लिखोगे बताओ, अभी फेज डिफरेंस कितना है पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पर रूट करके होता है ना, √i1 √i2 होता है ना, √i1 √i2 होता था, तो यहाँ तो √i1 रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो जीरो हो जाता ना, cos 90 जीरो होता है, कितना आएगा ये, 4 और 1 कितना हो गया बताइए, 4 और 1 5, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, 2 × 1 2 × 2 4 4i, ये समझ में आया कैसे किए, आई, तो आई बी आ गया इतना, आई ए इतना आ गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो, आई ए माइनस आई बी, 5i माइनस आई इज इक्वल टू 4i, हो गया आंसर, ये समझ में आया कैसे किया है, रूट होता है, रूट आई ही रहता, 4 का क्या होता है 2, रूट रूट करके आई, रूट आई कितना होता है, आई होता है, आई स्क्वायर नहीं होता है, आई होता है, तो ये आई लिख दिए, और पहले से 2 है और इसका 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और कॉस पाई की जगह में क्या लिखेंगे, -1, तो माइनस कर दो, हो गया, ठीक है ना, नोट कर लो। जिसका हो गया है वो कंसेप्ट एप्लीकेशन बनाओ, क्वेश्चन 3 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कंसेप्ट एप्लीकेशन बनाओ। बुक डेली लाया करो, तुम्हारा बुक ही मैं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मत लिखना है, पेज नंबर लिख लो बुक का एग्जाम्पल। है ना, आपको इंटरफेरेंस करवाने के लिए दो का फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट, इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए ना, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला भी लिख दिए, सॉल्व करके बताओ आंसर, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, सेकंड आएगा, आ जाएगा, सब आ जाएगा। अगर तुम ये डेरिवेशन अच्छे से फॉर्मूला वगैरह याद है तो इसके क्वेश्चन बना लोगे। मतलब I1 I2 क्या दिया गया है, देखिए I1 I2 आई दिया गया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू 1 होती है, लिख लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो cos फाई अगर 1 हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा इसका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब तुम्हारे जो चैप्टर्स है ना वो आसान है, ठीक है,
I1 क्या है, आई प्लस 2, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई कॉस फाइव की जगह में 1। इसका आंसर कितना हो गया, आई 2 आई 4 आई। इसका आंसर कितना होगा, 4 आई। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 4 आई। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख लो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, सीए। सीए मतलब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। इसके बाद वाला बनाओ। बताओ, ये लिख लो पहले। कल पढ़ेंगे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके बाद। ठीक है, दिखाना मुझे मॉड्यूल। अच्छा, तुम लोग का टेस्ट है ना संडे को, छोड़ो अभी होमवर्क दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर बताओ। ये तो बताए थे ना अभी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट अंडर I1 प्लस I2। और इसका इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डज नॉट वेरी विथ टाइम। जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो समय के साथ वेरी नहीं होता। इसका आंसर क्या, ये क्यों होगा बताओ। समझ में आया ना क्यों होगा, जो कल आए थे उसको समझ में आ गया होगा कि ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट में इंसिडेंट रे इस तरह से जाएगी, ये रिफ्लेक्शन ऐसे पास होगी, ये कहाँ से पास होगा, फोकस। तो ये पॉइंट क्या होता है, फोकस। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस पे हमको वेव फ्रंट बनाना है। तो वेव फ्रंट के लिए क्या बना देंगे, गोला ऐसा बनाते जाओ। तो यहाँ मिटा दो बीच से। कैसा दिख रहा है, कौन सा इमेज है, वेव फ्रंट यही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। ये रिफ्लेक्टेड वेव थे ना, रिफ्लेक्टेड वेव पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। चलो एक एक करके पूछते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े। कितना टाइम बाकी है, 5 मिनट में हो जाएगा, पूछते हैं। बताओ प्रियांशु, आज तुम क्या सीखा, खड़े हो जाओ। क्या सीखे आज। वेरी गुड। कोहेरेंट सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम। फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो या फिर कांस्टेंट। बैठो बैठो। हाँ आर्यन, तुम क्या सीखा, इंटरफेरेंस क्या होता है, होता क्या है, दो वेव का मिलना। क्या फॉर्मूला था इंटेंसिटी का बताओ, रिजल्टेंट बिना देखे बताओ, इधर देखो। आई आर का फॉर्मूला क्या बताए थे, I1 प्लस I2 प्लस 2 √, I1 I2 cos फाइव। मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1। मिनिमम होने के लिए -1। इसी को मैक्सिमम का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनाया गया है, √I1 प्लस √। बताओ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, तुम बताओ। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पहले कौन आता है, ए, बाद में कौन आता है, आई। तो आई A to Z। ठीक है, सही लिखा हो। ये लो, किसको डेरिवेशन याद हो चुका है, क्या तुमको डेरिवेशन याद हुआ है, स्मार्ट बॉय। थोड़ा मोड़ा कैसे किए थे, x1 x2 ये आएगा डेरिवेशन। फिर स्क्वायर किए थे, उससे पहले कुछ माने थे ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए थे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फिर एक एजम्पशन माने थे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये आता है। ठीक है ना। तो आज जितना मैं सोच के आया था मैं पढ़ा दिया, अच्छा खासा पढ़ा दिया। अच्छा, ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस नहीं पढ़ा पाए, जो अभी पढ़ा दे रहे हैं। लिखो इसको जल्दी से, बताते क्या होता है। 5 मिनट है अभी, लिखो बस, ये छोटा सा है।
इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, ये वाला टर्म को। इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा एक बात बताओ, एक सर्कल है मान लो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये कैसा बनेगा? इस तरह से। यही लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं। यही लेंथ को हम क्या कहते हैं? वेव का लेंथ, वेव लेंथ। ठीक। अच्छा बताओ, यहां से अगर कोई चीज स्टार्ट होता है, यहां से जीरो से स्टार्ट होता है, तो घूम करके यहीं आने में कितना एंगल होता है? 2 पाई। तो 2 पाई अगर फेस डिफरेंस है तो उसका पाथ डिफरेंस कितना बनता है? 2 पाई अगर फेस डिफरेंस है यहां से यहां तक का, तो उसका पाथ डिफरेंस कितना बनता है? लैम्डा। और यहाँ से यहाँ के वन ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो यही है रिलेशन। कितने लोग को ये फॉर्मूला याद हो गया? अभी तुरंत याद कर लो। बताओ क्या था? डेल्टा फाई डिवाइड बाई मैक्सिमम कितना होता है? 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, मैक्सिमम कितना हो रहा है? लैम्डा, डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम पीरियड। हो गया। एग्जाम में तुमको ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये निकालने बोलता है, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये निकालने बोलता है। तो जो भी निकालने बोलेगा इसी इक्वेशन की मदद से निकाल देंगे। जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन है ये वाला, बताओ तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बताओ अभी क्या लिखे थे? डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। बोलो। डेल्टा फाई 2 पाई, डेल्टा टी। इसका काम इसमें नहीं है। देखो वेवलेंथ कितना दिया गया है? 1 मीटर। फेज डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है। पाथ डिफरेंस कितना दिया गया है? 0.5। पुट करके बताओ आंसर। फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस बताओ। 0.5 इंटू 2 पाई। देखो इधर, ये निकालना है। 0.5 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 10, 5 ये कट गया, पाई आएगा। तो ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन। याद हो गया? फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। देख लो एक बार ध्यान से। यहां से यहां बोलो कितना एंगल बना? फेज कितना बना? एंगल, फेज मतलब एंगल, कितना एंगल बना? 2 पाई। इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, क्या बना? वेव लेंथ। और यहाँ से यहाँ का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। तो तीन कौन कौन थे बताओ? बोलो। ये याद नहीं होता बच्चों को। डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, डेल्टा फाई बाई 2 पाई। तो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो पहचान तो लोगे ना कि गिवन क्या है। तुम पहचान तो ले रहे हो ना, इसमें यहाँ तो लिखा हुआ पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स, वेव लेंथ यानी लैम्डा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, कल पढ़ाएंगे। एब्सेंट मत करना तुम लोग, ऐसे तुम घर में रह के कितना ही पढ़ लोगे। आया करो, अपना सिलेबस टाइम से हो जाएगा।